तो आज हम लोग आव्यूह पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आव्यूह। आव्यूह मीन्स कि आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिसेज है। तो मैट्रिसेज होता क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आव्यूह एक्चुअल में किस लिए प्रयोग किया जाता है ये पहले हम लोग समझेंगे। तो आव्यूह पढ़ने से पहले जैसे मान लिया जाए कि कोई एक राम है और एक है रमेश। तो राम के पास 6 किताब और पेन है, 4 पेन है। रमेश के पास 3 किताब और 2 पेन है। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो इस अरेंजमेंट को आव्यूह से दर्शा सकते हैं। आव्यूह को जब भी दर्शाया जाता है तो इसको बड़े कोष्टक के अंदर, इसको कहते हैं कोष्टक। ये कौन सा कोष्टक होता है? बड़ा कोष्टक। तो बड़ा कोष्टक के अंदर हमेशा आव्यूह को लिखा जाता है। तो जैसे हमने लिख लिया कि राम के पास 6 किताबें पहले वाले पंक्ति में और 4 पेन है। रमेश के पास 3 किताब और 2 पेन है। तो इस प्रकार ये जो फॉर्मेट हो गया ये आपका बन गया आव्यूह। तो हम आव्यूह जो जनरली होता है उसका जो मान होता है इस कोष्टक के अंदर ही सॉल्व होता है। तो एक पॉइंट जो हमारा सबसे अच्छा हुआ किया कि वो आव्यूह का जो निर्माण होगा वो कोष्टक के अंदर होगा। मीन्स आव्यूह का मान मीन्स वैल्यू हमेशा कोष्टक की बात करेंगे तो हमेशा बड़ा कोष्टक के अंदर ज्ञात किया जाएगा तथा जो भी नियम होंगे वे कोष्टक के अंदर ही होंगे, कोष्टक के अंदर लागू होंगे, बाहर नहीं। मीन्स कि आव्यूह का जो मान होगा वो हमेशा कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा तथा कभी भी इसका मान बाहर नहीं लिखा जाएगा। जो भी जोड़ घटाव गुणा भागा की क्रिया होगी वो कोष्टक के अंदर होगी। अब हम अगले बातों की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला है टॉपिक कि आव्यूह में होता क्या है, आव्यूह में वैल्यू कैसे लिखा जाता है, आव्यूह में क्या क्या चीज़ें होंगे, कैसे पहचानेंगे। इस चीज़ों को ज्ञात करने के लिए अब हम आगे का जो है वो चीज़ देखते हैं। तो आव्यूह का जो निर्माण होगा हमारे पास वो इस प्रकार का रहेगा कि जैसे हमने एक ये लिया कोष्टक, इस कोष्टक में वैल्यू हमने डाल दिया A, B, C, D। तो इसमें कुल मान कितने हैं? कुल मान जो है इसके कितने अंदर हैं? तो ये 4 हैं। अब इसमें पंक्ति और स्तंभ को समझना है। जो मेन खेला है आव्यूह का वो पंक्ति मतलब होता है रो और स्तंभ मतलब होता है कॉलम, COLLOUM कॉलम। मीन्स पंक्ति को आप शॉर्टकट में R से डिनोट करेंगे और स्तंभ को शॉर्टकट में C से डिनोट करेंगे। तो अब आप क्या देखिएगा कि हमारे पास पंक्ति और स्तंभ मिल गए। अब जैसे कि अगर पूछा जाए कि इस कोष्टक में कितने पंक्ति किसको कहते हैं? तो जो खड़ी लाइन हो, जो इस प्रकार जो वैल्यू लिखा रहता है उसको कहते हैं पंक्ति, और जो इस प्रकार खड़ा वाला लाइन रहता है उसको कहते हैं स्तंभ। मीन्स अगर आप किसी बेंच पर बैठे हैं तो वो पंक्ति होगा, अगर किसी बेंच के ऊपर खड़ा हो जाएंगे तो वो आपका स्तंभ होगा।
तो इसमें देखा जाए तो आपके पास ये पहली पंक्ति है R1 और ये आपकी दूसरी पंक्ति है R2। अगर स्तंभ की बात किया जाए तो ये आपका C1 और ये आपका C2। मीन्स जो यहाँ पर पंक्ति है वो R1 और R2 है और इस पंक्ति के अंदर जो वैल्यू है वो A और B है। उसी प्रकार जो स्तंभ है वो आपका C1 और C2 है और जो स्तंभ के अंतर्गत वैल्यू है AC और BD है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पंक्ति और स्तंभ जो हुआ वो R1 जो सीधी लाइन होगी, मीन्स जो भी लोग बैठे होंगे जितने लोग, वो पंक्ति के अंतर्गत, और जो खड़ा वाला लाइन के रूप में जो बैठा होगा वो स्तंभ के रूप में होगा। अब हम अगला जो चलते हैं कि कितने इसमें पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं, उसको कैसे लिखा जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कोटि। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है कि किसी भी अवयव का कोटि क्या होता है, तो अब हम विचार करेंगे कोटि। तो जो हमारा कोटि होगा जिसको ऑर्डर कहते हैं, वो ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, R गुणे C, मीन्स पंक्ति गुणे स्तंभ। तो इस प्रकार जो अगर कोई मैट्रिक्स इस दिया हुआ कि ABCD, मीन्स ये पंक्ति को आप M से डिनोट कर सकते हैं, स्तंभ को N से, तो M गुणे N मीन्स कि जो ये पंक्ति है इसमें 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितना है 2, तो इनका जो कोटि हो गया वो 2 गुणे 2 मीन्स 2/2 का अवयव हो गया। अब 2/2 को अगर आप पंक्ति गुणे स्तंभ कर देंगे तो ये आपकी कुल संख्या भी मिल जाएगी। कुल संख्या मीन्स अगर 2 गुणे 2 कर दिया जाए तो इसके अंदर कुल कितनी संख्या है, 4। तो इस प्रकार आप किसी भी चीज़ों का, मैट्रिक्स का पंक्ति और स्तंभ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एक और लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये आपका 2/2 का हो गया। और भी चीज़ों को देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला एग्जाम्पल रहेगा वो इस प्रकार कि अगर कोई ABCDEF अगर इसको लिखना हो तो इसमें पंक्ति कितनी है 2, R1 और ये R2। अगर स्तंभ की बात किया जाए तो ये C1, ये C2 और ये आपका CO3। मीन्स अगर एक पूछा जाए कि कितने बाई कितने का अवयव है, मीन्स आपसे ये पूछा जाए कि इसकी कोटि कितनी है, तो कोटि आप बताइएगा कि सर 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, मीन्स ये 2/3 का है। तो कोटि जो हो जाएगा इसका 2/3। अगर कुल मान पूछा जाए कि कुल मान कितना है इसके अंदर, तो 2/3 कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार आप किसी भी मैट्रिक्स का कोटि और अवयव कोटि ज्ञात कर सकते हैं और पंक्ति और स्तंभों बता सकते हैं कि कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसको आपको बहुत बारीकी से समझना है। अगर कोई ऐसे बना रहे कि 1 2 3 4 5 6, अब इसमें पूछा जाए कितना बाई, तो आप कहेंगे सर ये वाला R1, ये वाला R2 और ये वाला होगा R3। इस तरह कहा जाए तो ये C1 और इस तरह कहा जाए C2। मीन्स जो आपका ऑर्डर बना 1 2 3 का, 4 5 6 का, तो इसमें 3 को पंक्ति हो जाएगा और 2 स्तंभ हो जाएंगे। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल ऐसे अगर आपको दिया जाए कि 1 2 3 4 5 6 8 9 3, अब इसमें पूछा जाए कितना पंक्ति है, तो 1 2 3 1 2 3 मीन्स ये 3/3 का क्या हो जाएगा आपका अवयव। तो इस प्रकार आपने अवयव को देखा। अब हम अगले कुछ चीज़ों को देखते हैं। अब हमारा अगला जो चीज़ क्या होगा, हमारे पास अगली जो होगी वो वैल्यू किस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे। अवयव की कोटि तो ये पता चल गया कि नहीं ये अवयव की कोटि है। अब अवयव जो होता है, हमारे जो कोटि हैं ये तो हमारा पता चल गया। तो अब जो
इस अवयव की कोटि को एक और चीज़ों से, जैसे ए बराबर कोई सवाल आपको दे दिया, इस ए बराबर में जैसे आपको दे दिया कि 1 2 3 4, ये आपकी इतनी है। तो अगर इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे A11। A11 का मतलब हुआ कि A11 है, मीन्स पहला वाला जो होगा वो पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला जो होगा वो स्तंभ को रिप्रेजेंट करेगा। A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। उसी प्रकार ये देखा जाए 2, तो ये किस में है, ये पहली पंक्ति में है, लेकिन स्तंभ कौन सा है, दूसरा, इसलिए A12 के रूप में होगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये दूसरी पंक्ति में है लेकिन ये पहला स्तंभ में है, तो A21 बन जाएगा। और ये देखा जाए तो ये दूसरी पंक्ति में है और दूसरा स्तंभ में है, तो ये A22 हो जाए। तो अगर आपको ये सवाल दे दे और पूछ ले कि A22 की वैल्यू कितनी है, तो आप कह दीजिएगा 4। आपसे पूछ ले कि A11 मीन्स पहली पंक्ति और पहला स्तंभ की वैल्यू कितनी है, तो 1। A21 की बात पूछ ले कि दूसरी पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति ये है और पहला स्तंभ, तो ये वैल्यू 3। और A12 पूछ ले मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो डायरेक्ट कहिएगा 2। तो इस प्रकार आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास इस प्रकार का है कि एक अवयव हम लिख रहे हैं। तो हमने एक अवयव लिखा, तो अवयव क्या है हमारे पास, जैसे ऐसे लिख दिया कि 2 0 3 1 2 4 -1 2 3। ये तो इसमें कितने बाई कितने का है, तो ये 3/3 का, मीन्स कि ये 3 पंक्ति हैं और 3 क्या हैं आपके पास स्तंभ हैं। तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो इस प्रकार होगा कि आपसे देखा जाए 2 किसमें है, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो A11 लिख सकते हैं। 0 कहा जाए तो ये पहली पंक्ति में है लेकिन दूसरे स्तंभ में है। और A3 की बात किया जाए तो ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तो A13 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 की बात किया जाए तो ये दूसरी पंक्ति में है लेकिन पहला स्तंभ में है। 2 की बात किया जाए तो ये दूसरी पंक्ति में है और दूसरा स्तंभ में है। और 4 की बात किया जाए तो ये पंक्ति तो सेम है दूसरी, लेकिन स्तंभ क्या हो जाएगा, चेंज। पहली बार जो पंक्ति आएगा वो सब में पंक्ति सेम रहेगा, स्तंभ चेंज होता रहेगा 1 2 3 के रूप में। अगर इसको अभी लिखना हो तो A आपका तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, आप इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं और ये आपका 3/3 का अवयव होगा। तो अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि सवाल दे दे के बताइए कि A31 क्या है, तो जरूरी नहीं कि यह फॉर्मेट आप इसको लिखें, आप समझ जाइए कि 3 तीसरा पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति, थर्ड, और पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ तीसरा पंक्ति में पहला स्तंभ की वैल्यू आपको डायरेक्ट मालूम चल जाएगा -1। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि A12 की वैल्यू कितनी है, मीन्स पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ की वैल्यू कितनी है, 0। उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि पहली A33 मीन्स तीसरा पंक्ति और तीसरी वैल्यू कौन सी है, 3। आपसे पूछ ले A23 मीन्स दूसरा पंक्ति और तीसरा वैल्यू कितनी है, 4। तो इसी प्रकार आप सभी का मान आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अब जो हम बेसिकली पढ़ेंगे कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, एक्चुअल में अवयव का टाइप्स क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल में उनके थोड़े थोड़े से टर्म का प्रयोग होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लिया जाता है इससे क्वेश्चन कि टाइप्स ऑफ अवयव, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। तो मैट्रिसेज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, तो टाइप ऑफ मैट्रिसेज, तो मैट्रिक्स का टाइप क्या है आपको ये समझना है। तो हमारा जो पहला होता है स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव मतलब कॉलम मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब होता है कि
जो वैल्यू केवल कॉलम में लिखी जाए, जैसे 1 2 3, तो इसमें कॉलम कितना हो गया 1, और पंक्ति कितनी होगी तो 3/1, इसका क्या हो जाएगा ये, इसको हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जो केवल कॉलम में एक कॉलम केवल एक ही स्तंभ हो, कहने का मतलब कि जिसके केवल एक स्तंभ हो, बाकी आयु पंक्ति जितना भी हो, जिसके केवल एक स्तंभ हो, उसको हम लोग कहते हैं स्तंभ आव्यूह। दूसरा होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब कि सेम चीज़ कि जिसके केवल एक पंक्ति हो, जिसके केवल एक पंक्ति हो। तो इसमें वैल्यू जस्ट उल्टा कि 1 2 3, तो ये 1 पंक्ति है और 3 कॉलम है। तो स्तंभ में क्या होगा कि केवल एक स्तंभ, पंक्ति में केवल क्या होगा केवल एक पंक्ति, बाकी जो भी चीज़ें हो। अब हम अगला जो हमारा टाइप्स है उसकी ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला टाइप्स है वो रहेगा वर्ग आव्यूह। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या हो गया हमको ये समझना है, इसका सवाल में बड़ी उपयोग है। तो वर्ग आव्यूह जो होंगे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। जो तीसरा मैट्रिक्स है वो है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा कि वैसा आव्यूह जिसकी पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या हो बराबर हो, बराबर हो मीन्स m = n मीन्स पंक्ति = स्तंभ। वैल्यू नहीं, जिसके केवल मान अवयव कोटि ऑर्डर बराबर हो, जैसे कि 1 2 3 3 2 4 5 6 8। तो आप इसको जो कहिएगा कि सर इसमें कोटि कितना है, तो इसका जो कोटि होगा 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, मीन्स m × n मीन्स m बराबर क्या है n। तो ये आपका क्या हो जाएगा वर्ग आव्यूह। तो हमारे पास जो चौथा आव्यूह होगा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है। तो m = n मीन्स कि पंक्ति जो है वो स्तंभ के क्या होंगी बराबर होंगी। तो हमारे पास जो अगला कंटेंट है वो इस प्रकार का है। अगला हमारे पास है विकर्ण आव्यूह। जो चौथा आव्यूह होगा वो विकर्ण आव्यूह, जिसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं, इंग्लिश में आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ये आपको चीज़ें दें कि वैसा आव्यूह जिसके विकर्ण में मान दिया हो और बाकी स्थान पर शून्य हो। विकर्ण किसको कहते हैं कि जैसे कि एक तिरछी लाइन बने, इस तरह से बने या इस तरह से बने। तो जैसे में आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया है A बराबर इस प्रकार की, जैसे मान लिया जाए कि 1 0 0, फिर यहाँ लिखेंगे 0 2 0 0 0 और यहाँ बन गया 3। तो आपने देखा कि ये आपका एक तिरछी लाइन बना 1 2 3 विकर्ण। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है और इसके विकर्ण में केवल वैल्यू है, बाकी जगह क्या है शून्य है। तो इसको हम लोग कहेंगे विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगला चलते हैं, जो हमारे पास अगली जो टाइप्स हैं 5 नंबर, वो है आदिश आव्यूह। तो हम आदिश आव्यूह के बारे में चर्चा करेंगे।
कि हमारे पास अदिश अवयव किसको कहा जाएगा। तो अदिश अवयव जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव मीन्स स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा ये आपको समझना है कि वैसा अवयव जिसके विकर्ण में एक को छोड़कर बाकी संख्या समान हो तीनों स्थानों पर। जैसे में आपको अगर दिया जाए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो इसको आप कहिएगा अदिश अवयव। 1 1 रहेगा तो नहीं होगा, 1 को छोड़कर 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 हो जाए, 5 5 हो जाए, 6 6 हो जाए, तो ये आपका बनेगा विकर्ण अदिश अवयव। जो हमारा अगला टाइप से जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है वो है आपका यूनिट मैट्रिक्स, एकक अवयव जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में। छठवां जो है वो एकक अवयव। तो एकक अवयव क्या होते हैं? एकक अवयव तो यूनिट मैट्रिक्स मीन्स कि ये सेम टाइप से होता है कि वैसा अवयव जिसके विकर्ण में केवल एक संख्या उपस्थित हो। ठीक है, इसको I से डिनोट करते हैं। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1, इसको I2 भी कह सकते हैं। अगर I ऑफ 3 बनाना हो मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका 3/3 का हो जाएगा और ये 2/2 का हो जाएगा। तो इसको आप यूनिट मैट्रिक्स कहिएगा। एक शून्य मैट्रिक्स भी होता है जिसके सभी अवयव 0 0 0 हो, इसको आप शून्य मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि सभी मैट्रिक्स के टाइप्स। एक होता है जो हमारे पास मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, जो इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको आता है एग्जामों में कि मैट्रिक्स जो हैं वो कब आपके बराबर होंगे। तो देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, मैट्रिक्स में समानता मीन्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मीन्स अवयव की समानता, अवयव का समानता। तो अवयव कब समानता होगी, बराबर कब होगा? जैसे कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, एक A और एक मैट्रिक्स है B, तो इसके m गुने n और इसके m गुने n बराबर होंगे तो दो मैट्रिक्स क्या होगा? समान। जैसे कि और उनका प्रत्येक अवयव क्या होगा? आपस में बराबर। जैसे लिखा है 2x 0 3 और यहाँ भी लिखा है 2 1 0 3, तो इसके भी 2/2 मैट्रिक्स हैं और यहाँ भी 2/2 मैट्रिक्स है। यहाँ भी पहले पर 2 है, यहाँ भी पहले पर, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। इस मीन्स x का मान आपसे पूछाएगा तो यहाँ भी कितना होगा? 1। तभी ये मैट्रिक्स क्या होंगे? अवयव की समानता होंगी। तो इस प्रकार ये अवयव की क्या होती हैं? समानता होती हैं कि दो मैट्रिक्स कब आपस में बराबर होंगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इनसे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जामों में, इस पर हम विचार करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे एग्जामों में कि आपको एक अवयव दे लिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इस प्रकार,
2 3 से 4 वीडियो में आपका पूरा व्यू जो है टॉपिक वो समाप्त हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है कि ए बराबर ए आई जे का मतलब होता है कि आई आपका पंक्ति है और जे आपका क्या है, स्तंभ। ठीक, इसको ए आई जे के रूप में, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 2 3 -5 1 4 9 0 7 -2। तो हमको मालूम है कि ये इतना दिया हुआ और b बराबर दिया हुआ एक वैल्यू कोष्ट में Bij इक्वल टू दिया हुआ है 2 -3 1 -1 4 2। तो हमको मालूम है कि ये 3/3 की मैट्रिक्स है और इसमें भी पंक्ति कितनी है, 1 2 3, लेकिन कॉलम कितने हैं, 2। तो इस प्रकार ये हो गया। अब हमको इसमें पहली वैल्यू पूछा है कि आपको A22 प्लस B21 बराबर कितनी होगी। तो A22 मीन्स हुआ कि आपको ए वाले से निकालनी है और B2 का मतलब हुआ कि आप बी से निकालते। A22 तो आपको मालूम है कि ये A22 का मतलब हुआ कि दूसरी पंक्ति, आप ये दूसरी पंक्ति और ये आपका क्या हुआ, ये आप पढ़ेंगे ऐसे दूसरी पंक्ति और इसको पढ़ेंगे दूसरा स्तंभ। तो आप जाइएगा तो दूसरी पंक्ति आपको मालूम है कि ये आपका R1 है और ये आपका क्या है, R2 है और ये आपका R3 है। तो आपके पास दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये R2 वाली, ये वाली वैल्यू। तो इसमें ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, दूसरी पंक्ति है। तो दूसरी पंक्ति हो गया आपके पास और दूसरा स्तंभ, तो ये आपका पहला स्तंभ है और ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा है। तो दूसरा स्तंभ क्या है आपके पास वैल्यू, तो A22 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 4। उसी प्रकार आप B21 की जो वैल्यू निकालिएगा तो B21 इसमें आइएगा तो B21, तो दूसरी पंक्ति आपके पास ये पहली पंक्ति और ये आपके पास दूसरी पंक्ति और ये आपकी तीसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी और पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ ये वाला, ये आपका C1 हुआ और ये आपका C2। तो पहला स्तंभ मतलब कौन सी वैल्यू होगी, -3। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन कि A22 प्लस B21 मीन्स 4 -3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इस प्रकार आप इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम अगला जो इसी पर आधारित, इसी में एक और क्वेश्चन है, आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो इस प्रकार का है। दूसरा क्वेश्चन कि A11 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B22 का मान बताइए। तो कुछ नहीं, पहले A11 का मान कितना, आप साइड में ऐसे लिख लें कि A11 तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। फिर B11 मीन्स B वाले में ये भी 2। फिर A22 मीन्स A22 तो ये 21 और ये 22 मीन्स 4 और B22 मीन्स कितना आ जाएगा, B22 मीन्स 4। तो अब इसकी जो वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे 2 × 2 प्लस 4 × 4, तो ये आ जाएगा 4 + 16, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 20। तो इस प्रकार आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको एग्जामों में आते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लिया जाए तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन मिटका आपको सवालों एक किताब में मिल जाएंगे। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है उस जो है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि A = 2 5 19 - 17 35 -2 5/2 12।
√3 1 -570 ये पूरा है। अब क्वेश्चन पूछा क्या है कि एक अवयव दिया है, पहला पूछा है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि एक अवयव दे दिया, पूछ लिया कि इसमें कितनी कोटि हैं। तो आपको मालूम है कि ये पहली R1, ये R2 और ये आपका हो गया R3। यहाँ से कीजिएगा तो C1 C2 C3 और ये हो जाएगा C4। तो आपने देखा कि 3 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ हैं, मीन्स 3 गुने 4। दूसरा आपके पास है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या तो आप गिन कर भी पता कर सकते हैं कि कितने अवयव हैं। तो आप अगर गिनते हैं तो 4 4 8 4 12, या 3 गुने 4 भी कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12। तीसरा जो सवाल आपसे इस पर पूछा है कि अवयव A13 की वैल्यू बताएं। तो 13 का मतलब हुआ पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये हो गया, पहली पंक्ति आपके पास ऊपर वाली है, और तीसरा स्तंभ तो पहला दूसरा तीसरा, मीन्स कहिएगा सर 19। दूसरा पूछ लिया कि A21 की वैल्यू बताइए। तो दूसरी पंक्ति हो गया और पहला स्तंभ मीन्स 35 हो गया। अगर आपसे पूछ लिया A33 मीन्स तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो कहेंगे सर -5 हो जाएगा। और पूछ ले कि A23 मीन्स दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 5 क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार इस तरह के मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है। आज हमारा अवयव का ये बेसिक क्लास है। आपको बेसिक क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, और हम इन्वर्स पढ़ा चुके हैं, ऑकलज पढ़ा चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा टॉपिक है मैट्रिसेस, उसके बाद सारणी। तो मैट्रिस और सारणी मिलकर आपको एग्जाम में 20 से 25 नंबर के आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ऐसे आपको आएगा कि एक 2x2 अवयव जो दिया हुआ है A, वो पोस्ट में लिखा है AIJ की रचना करें। तो आपको एक अवयव बनाना है 2x2 का। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे दिया है कि AIJ इक्वल टू लिखा है कि I + 2J का होल स्क्वायर बटा में 2। तो पहले 2x2 का अवयव है, तो हमको मालूम है कि 2x2 के अवयव में टोटल 4 वैल्यू होंगे। तो कैसे लिखेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ A1 A12 A21 A22 का निर्माण करेंगे, मतलब ये 2x2 हुआ। तो आपको A11 निकालना है, मीन्स I का मान 1 होगा और J का मान भी 1 होगा। तो यहाँ से A11 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 + 2 गुने 1 का होल स्क्वायर बटा में 2। तो ये 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार आप A12 की वैल्यू बनाइएगा, तो ये 1 + 2 गुने 2, I का मान 1 J का मान 2 बटा में 2, इसका होल स्क्वायर। तो 4 1 5, ये 25 बटा में क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार आप जो है हम आगे चलेंगे, उसी प्रकार लेंगे। क्या A12 हो गया, अब A21 का लेंगे, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा और 2 गुने J का मान 1 हो जाएगा, अब बटा में 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी के 4, तो 4 का स्क्वायर 16 बटा में 2, ये आ जाएगी वैल्यू 8। उसी प्रकार आप A22 निकालिएगा। A22 मीन्स I का मान भी 2 और J का मान भी 2, इस पूरे का होल स्क्वायर बटा में 2, मीन्स 2 दूनी के 4 2 6, तो ये 36 बटा में 2, ये आपका आ जाएगा 18। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारे पास अवयव का जो निर्माण होगा वो इस प्रकार होगा कि हमारे पास अवयव का जो निर्माण हुआ
तो अब हमने तो इस प्रकार हमने उसमें अवयव का निर्माण कर लिया। अब हम अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो अगर आपको 3/4 अवयव का निर्माण करना, एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि आप 3/4 अवयव का निर्माण करें तो 3/4 मीन्स अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दें कि aij = 1/2 मोड में -3i + j, तो हमको कुछ नहीं करना है। 3/4 का पहले एक मैट्रिक्स बना लेंगे। ai एक a बराबर हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। तो उस 3/4 मतलब 3 कॉलम, तो a11 a12 और a13 और 4 अवयव, तो a14 तक जाएंगे। फिर a21 a22 a23 a24 तक जाएंगे। a31 a32 a33 और a34 मीन्स 12 गो मान आपको क्या करना है, ये 3/4 हो जाएगा। तो अगर आप पहली वैल्यू निकालते हैं कि a11 मीन्स i = 1 और j = 1 होगा, तो आप इसको उसी प्रकार सॉल्व कीजिएगा। 1/2 मॉड में 3i का मान 1 और j का मान भी 1, तो यह 3 में से 1 घटेगा -2, लेकिन मॉड है तो हमेशा प्लस का 2 होगा, तो इसकी कट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। मीन्स यहाँ जो वैल्यू लिखाएगा a11 की जगह वो 1 लिखाएगा। उसी प्रकार आप जो है वो अगली वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अगली वैल्यू जो इसका निकालना होगा वो इस प्रकार निकालेंगे कि a12 मीन्स 1/2 12, तो -3 गुने 1 और j का मान 2 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो ये प्लस का कितना आएगा, 1/2। उसी प्रकार a13 का निकालिएगा तो 1/2 -3 गुने 1 और +2, तो ये भी कितना आएगा, 13 मतलब 1 और यहाँ 3 रहेगा, तो 3 में से 3 घटेगा तो ये आएगा 0। उसी प्रकार आप सभी चीज़ों का आराम से निकाल सकते हैं। मीन्स अगर हमको a13 निकालने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो a14 आप भी निकाल सकते हैं कि 1/2 -3 गुने 1 और +4, तो 4 में से 3 जाएगा 1, मीन्स 1 क्या बचेगा, 2। तो इस प्रकार आपने देखा कि आप आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो अगली वैल्यू बचेगी वो इस प्रकार, तो ये बचा। अब उसके पास आप अगली वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। a14 ये पूरा निकल गया, तब a21 निकालिएगा। तो a21 निकालिएगा तो आपको करना पड़ेगा 1/2 और -3 ऑफ i का मान 2 है और j का मान 1 है, तो 3 2 6 में से 1 घटेगा, तो 5/, प्लस का 2, क्योंकि मॉड के जब भी बाहर निकालिएगा वैल्यू प्लस का निकलेगा। उसी प्रकार जब आप a22 का निकालिएगा तो 1/2 -3 गुने 2 + 2 मीन्स 6 में से 2 घटेगा तो 4, तो 1/2 गुने 4, ये प्लस का कितना आ जाएगा, 2। तो इस प्रकार आप एक 3/4 मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। आगे इसके आप बना लीजिएगा, इस तरह से आप बना सकते हैं, कुछ है नहीं। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का रहेगा, तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर सवाल इस तरह से रहा कि निम्न समीकरणों में से x, y, z का मान निकालें, तो आपको करना क्या है, जैसे कोई अवयव दिया हुआ है 4 3 x 5, इस तरह के एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं, y z 1 5, तो आपको करना क्या है, पहले देखना है कि क्या मैट्रिक्स बराबर हैं। तो कहेंगे सर ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो दोनों बराबर है। वैल्यू चेक करना है कि यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 है।
इसका मतलब कि वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा, z इक्वल टू 3 हो जाएगा और x इक्वल टू 1। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, बराबर, इसलिए इसका मान क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। एक और सवाल लेते हैं इसी पर आधारित, आपको एग्जामों में आएंगे। तो अगला जो हम सवाल लेते हैं वो इस प्रकार का रहेगा। अगर दे दे सवाल कि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड और वैल्यू दे दे 9, 5, 7 और आपसे पूछ ले कि x y z की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब है कि ये भी कितने बाई कितने के मैट्रिक्स है। तो 1 2 3 कॉलम 1 है, ये भी 3 कॉलम 1 है। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है और यहाँ से x प्लस जेड इक्वल टू 5 है और यहाँ से y प्लस जेड इक्वल टू 7 है। तो अब इसको आप सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से x प्लस जेड का मान उठा कर रखिएगा तो 5 है, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया है और x प्लस जेड की वैल्यू 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y का मान आ जाएगा 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। अगला जो वैल्यू है y प्लस जेड रख दे इसमें कि ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है और y प्लस जेड का मान 7 इक्वल टू 9, तो x का मान आ जाएगा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान। तो अब तीनों का मान जब इसमें रखिएगा दोनों का, तो जो बचा होगा उसका मान निकल जाएगा। तो x का मान कितना है 2, y का मान 4 और z का मान आपको निकालना है। तो z इक्वल टू 9 माइनस 6, तो z का मान आ जाएगा 3। तो इस प्रकार आप x y z का मान आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम अगले सवाल की ओर एक और सवाल लेते हैं इसी पर आधारित। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इस प्रकार है। अगला सवाल लेते हैं कि इस तरह से आ जाए कि x प्लस वाई इंटू 2 और 5 प्लस जेड इंटू एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो x प्लस वाई का मान 6 है और 2 की 2 की जगह है और 5 प्लस जेड का मान 5 है और x y का मान 8 है। तो आपसे पूछा है कि x, y, z बराबर क्या होगा। तो आपको मालूम है कि x प्लस वाई इक्वल टू है, तो यहाँ से तो z का मान आप निकाल सकते हैं कि 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है। तो z इक्वल टू, तो आप 5 माइनस 5 कर दिएगा तो z का मान निकल जाएगा 0। अब आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और x y का मान 8 है। तो ऐसे भी समझिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू 8 है। तो अब क्या करेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और एक्स वाई का मान कितना है 8। तो हमारे पास दो चलेगी, यहाँ से x का मान निकाल ले या y का मान निकाल लें तो भी निकल जाएगा, या x का मान ऐसा कर लें कि x का मान माइनस y का मान निकालना है तो x प्लस, इसको ऐसे बना लें, हमको चाहिए वैल्यू किसका, x माइनस वाई का एक समीकरण बना लें तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर रूट में, और यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के 2ab में से माइनस के 4ab घटा दें तो यह बन जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 और माइनस के 8 चौके 32। तो इस प्रकार x माइनस वाई इक्वल टू 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये आपका कट जाएगा, 2x बराबर 8, तो x का मान आ जाएगा 4 और y का मान आ जाएगा 2। तो इस प्रकार आपका x 4 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम एक और सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में सवाल आते रहते हैं। तो हम एक और सवाल लेते हैं जो इक्वेशन से रिलेटेड है, आपसे एक सवाल पूछ सकता है इस प्रकार। तो आप जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन ले लिया कि
2x माइनस 3y a माइनस b 3, यहाँ 1 दिया है, 1 के बाद यहाँ x प्लस 4y और यहाँ लिखा है 3a प्लस 4b और इस पूरे का मान जो दिया है 1 माइनस 2 3 1 6 29, तो ये भी 3/3 है और ये भी 3/3 सॉरी, ये आपका 2/3 है और ये भी आपका 2/3 है। 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसकी वैल्यू आप बराबर कीजिएगा तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 रखिएगा और x प्लस 4y इक्वल टू यहाँ से 6 लीजिएगा। तो यहाँ से x और y का मान आप निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे तो आप समीकरण बना लीजिएगा 1 2, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें 3 का, तो ये 8x हो जाएगा और ये 12 और y और ये प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ से ये 3x हो जाएगा प्लस के 12y हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा और 8 से 3 11x हो जाएगा और ये 22, तो यहाँ से 11 दूनी के 22, तो यहाँ से x का मान आपका 2 आ जाएगा। x का मान इसमें रख देंगे तो y का मान आपको जो है डायरेक्टली निकल जाएगा। यहाँ से आप निकालिएगा y का मान, तो क्या होगा कि 1 प्लस 2x 1 माइनस के सॉरी यहाँ से आप निकालिएगा समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो ये लिखेंगे मैं 1 माइनस के ये 3y बराबर 1, ठीक, इसको इधर लेंगे तो 2x माइनस 1 और बटा में 3, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 1 बटा में 3, तो ये 3/3 ये कितना आ जाएगा 1, तो आपका x का मान 2 और y का मान कितना आ जाएगा 1। उसी प्रकार आप सॉल्व कीजिएगा a माइनस बी इक्वल टू माइनस के 2 और 3a प्लस 4b इक्वल टू आप सॉल्व कीजिएगा 29। तब यहाँ से आपको a b निकालना, उसी प्रकार आपको यहाँ भी इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ जब इक्वेशन बनाएंगे हम लोग तो यहाँ जो लिखेंगे कि यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 4 से और यहाँ आपको तो ये बन जाएगा 1 से, तो ये आपका बन जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 8 और ये 3a प्लस 4b इक्वल टू 29, तो ये कट जाएगा 4 और 3 7a हो जाएगा 29 में से 21, यहाँ से a का मान आ जाएगा 3। अब a का मान 3 आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप b का मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से जब आप b का मान निकालिएगा तो a प्लस 2 हो जाएगा, a प्लस 2 मीन्स 3 प्लस 2, b का मान आ जाएगा 5। तो इस प्रकार आपको x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, a का मान मिल गया और आपको b का मान मिल गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हम आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं ताकि और भी लंबा ना बन सके। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिक था, कल हम लोग इससे और भी जोड़ घटाव गुणा भागा करना कल मैट्रिक्स में सीखेंगे। इस प्रकार हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जितना भी ज़्यादा हो छात्रों तक पहुंचाएं वीडियो, इसी बात को लेकर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।